हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम शुरू कर रहे हैं सुरेंद्र मोहन पाठक द्वारा लिखा गया सुनील सीरीज का मज़ेदार उपन्यास विष कन्या का पार्ट 1। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। सुनील ने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी पर निगाह डाली। 8 बज चुके थे। उसने घंटी बजाई। चपरासी मानसिंह ने भीतर कदम रखा। अर्जुन को बोलो। सुनील बोला। वो नीचे पहुँचे। मैं तब तक गाड़ी निकालता हूँ। नीचे कहाँ साहब? मानसिंह बोला। सुनील ने उसे घूर कर देखा। जी हाँ, जी हाँ, मानसिंह हड़बड़ाया। नीचे सड़क पर, इमारत के सामने। और वह जल्दी से वहाँ से बाहर निकल गया। सुनील ने मेज पर पड़ा लकी स्ट्राइक का पैकेट और लाइटर उठाकर अपनी कोट की जेब के हवाले किया। मेज की दराज को ताला लगाया और अपनी टाई की गांठ को टटोलता हुआ अपने कैबिन से बाहर निकला। इमारत से बाहर आकर वह उसके पिछवाड़े में स्थित काल पुल की तरफ बढ़ा। ब्लास्ट की नई एम्बेसडर की चाबियां वह पहले ही हथिया चुका था। उस वक्त वह जॉन फेडरिको नाम के एक भूतपूर्व सर्कस कलाकार का इंटरव्यू लेने जा रहा था। न्यूज़ एडिटर राय के कथानुसार वह इंटरव्यू कल के ब्लास्ट के फीचर सेक्शन में छपना था। जॉन फेडरिको उसे बताया गया था कि मुश्किल से 27 साल का एक गोवानी नौजवान था जो सर्कस की ही एक दुर्घटना में अपनी एक टांग खो बैठा था और फिर उसे मजबूरन सर्कस के धंधे से अलग हो जाना पड़ा था। सुनील अभी इमारत की बगल की गली में ही था कि एकाएक 2 आदमी प्रेतों की तरह उसके सामने आ खड़े हुए। सुनील ठिठका। माफ़ कीजिएगा, एक आदमी नम्र स्वर में बोला। आपका नाम सुनील कुमार चक्रवर्ती है? हाँ, सुनील गौर से उन दोनों की सूरत देखने की कोशिश करता हुआ बोला, लेकिन गली में अंधेरा होने की वजह से वह अपनी उस कोशिश में कामयाब न हो पाया। आप ब्लास्ट के रिपोर्टर हैं? हाँ हाँ, लेकिन बात क्या है और आप लोग हैं कौन? हम जोरो के दोस्त हैं। मैं किसी जोरो को नहीं जानता। रास्ते से हटिए आप लोग। और सुनील ने उसकी बगल से गुजर जाने की कोशिश की। तभी दूसरे आदमी ने उसकी छाती पर हाथ रखा और उसे वापस धकेल दिया। जरा हमारी बात सुनकर चाहिए, पहला आदमी बोला। आप बराए मेहरबानी जोरो को हमारा एक संदेशा दे देना कि वह हम लोगों के खिलाफ जाने की कोशिश न करे। उसे कह देना कि हम उस पर निगाह रखे हुए हैं और अगर उसने हमारे माल पर दांत गड़ाने की कोशिश की तो उसकी खैर नहीं। सुनील ने अपनी छाती पर अभी भी टिका दूसरे आदमी का हाथ परे झटक दिया और गुस्से से बोला, यह क्या बदतमीजी है? मैंने कहा न, मैं किसी जोरों को नहीं जानता। अच्छा, पहला आदमी कहर भरे स्वर में बोला। हमें बदतमीज कहता है, हमारे साथ मस्करी करता है। और उसने अपने दाएं हाथ का एक भरपूर घूंसा सुनील के जबड़े पर जमा दिया। इससे पहले कि सुनील जरा संभल भी पाता, दूसरे आदमी ने 2 प्रचंड घूंसे उसके पेट में जड़ दिए। सुनील पीड़ा से बिलबिलाता हुआ दोहरा हो गया। जोरों को हमारा संदेशा देना न भूलना, पहला आदमी बोला। और फिर वे दोनों बगोले की तरह वहाँ से भाग गए। जब तक सुनील सीधा हुआ तब तक गली सुनसान पड़ी थी, लेकिन वह फिर भी सड़क की तरफ लपका। वह रोशनियों में जगमगाती सड़क पर पहुंचा, लेकिन वहां उसे ऐसा कोई व्यक्ति न दिखाई दिया
जो कि उसका आक्रमणकारी हो सकता था। तभी गले में कैमरा और फोटोग्राफी का अन्य तामझाम लटकाए अर्जुन उसके समीप पहुंचा। क्या बात है गुरुजी? वह बोला। इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? मैं कान निकालने पिछवाड़े जा रहा था। सुनील अपना जबड़ा सहलाता हुआ बोला कि गली में एकाएक दो आदमी मुझ पर झपट पड़े थे। सालों ने मेरा पुलंदा बांधने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अब कहाँ गए वो? भाग गए साले। आपने उनकी सूरत देखी थी? नहीं, गली में अंधेरा था और मुझे ऐसा लगा जैसे वे अपने चेहरे पर रबड़ के नकाब चढ़ाए हुए थे। शायद इसी वजह से जो आदमी मुझसे बात कर रहा था उसकी आवाज़ भी अजीब फंसी फंसी सी निकल रही थी। आपका कोई माल पानी तो नहीं छीना उन्होंने? नहीं, ऐसी तो कोई कोशिश भी नहीं की उन्होंने। तो फिर वे चाहते क्या थे? वे किसी जोरों को मेरे माध्यम से संदेश पहुंचाना चाहते थे और सुनील ने संदेशा पहुंचाया। यह जोरो कौन हुआ? अर्जुन बोला। मुझे क्या मालूम? सुनील बोला। गुरुजी, वह जोरो किसी गुरु आनी का नाम तो नहीं, और वे दोनों बदमाश किसी गुरुवानी के भाई भाई तो नहीं थे। शट अप। सीक्रेट एजेंट जेम्स बॉन्ड 007 ने इसलिए कहा है कि किसी भी नई लड़की पर हाथ डालने से पहले उसकी उसके भाइयों और चाहने वालों जैसी नज़दीकी रिश्तेदारों का जुग्राफिया समझ लेना चाहिए। आई सी। शट अप। यस सर। अर्जुन तत्पर स्वर में बोला। सुनील अर्जुन के साथ वापस गली में दाखिल हो गया। वे कारपूल में पहुंचकर एम्बेसडर में सवार हुए। सुनील कार को जब मुख्य सड़क पर ला रहा था तो अर्जुन बोला, इस गली में रोशनी होनी चाहिए, हमेशा होती है। सुनील अपने ताजे सुलगाए लकी स्ट्राइक के सिगरेट का एक कश लेता हुआ बोला, आज ही पता नहीं क्या हो गया है इस रोशनी को। शायद गली के बल्ब पर उन्हीं बदमाशों की मेहरबानी हुई हो सकता है। आपको पुलिस में रिपोर्ट लिखानी चाहिए। क्या फ़ायदा? पुलिस को बताने लायक क्या है मेरे पास? फिर भी छोड़ो। अर्जुन खामोश हो गया। सुनील भी खामोशी से कार चलाता रहा। उसका जबड़ा दुख रहा था और वह उसे बिना देखे भी उस पर सूजन महसूस कर रहा था। कार मुगल बाग पहुंची। मुगल बाग में एक बहुत बड़ा शॉपिंग सेंटर बना था जिसका कल उद्घाटन था। शॉपिंग सेंटर में 80 दुकानों के अलावा एक बैंक और एक रेस्टोरेंट भी था। वहीं पर शॉपिंग सेंटर के विशाल कंपाउंड में बच्चों के मनोरंजन के लिए शॉपिंग सेंटर के संचालकों ने वह कार्निवाल लगवाया था जिसका मालिक जॉन फेडरिको नामक वही गोवानी नौजवान था जिसका इंटरव्यू लेने सुनील वहां पहुंचा था। कार्निवल में एक मिनिएचर रेलगाड़ी थी जो जहां से चलती थी वह लंबा दायरा काटकर वहीं वापस आ जाती थी। एक लकड़ी के घोड़ों वाला मेरी गो राउंड था, एक जॉइंट व्हील था, कुछ दक्षता आजमाने वाले खेल थे और कोल्ड ड्रिंक्स का स्टैंड था। सुनील ने कार एक और रोकी और अर्जुन के साथ बाहर निकला। उस वक्त शॉपिंग सेंटर के विशाल कंपाउंड में रंग बिरंगी झंडियाँ लगी हुई थी। वे कार्निवल के पास पहुँचे। जॉन फेडरिको उन्हें अपने कोल्ड ड्रिंक्स की स्टॉल की सजावट में लगा हुआ मिला। उसके काम में उसकी मदद एक गुड़िया सी खूबसूरत युवती कर रही थी।
सुनील को समीप आता पाकर फेडरिको ने अपने कार्यरत हाथ रोक दिए। फिर उसने स्टॉल के काउंटर का एक पल्ला उठा लिया ताकि वे भीतर आ सके। सुनील और अर्जुन भीतर दाखिल हुए। मैं ब्लास्ट से आया हूँ, सुनील बोला। मेरा नाम सुनील है। यह मेरा सहयोगी फोटोग्राफर अर्जुन है। फेडरिको ने बड़े भावहीन ढंग से दोनों से हाथ मिलाया। सुनील ने प्रश्न सूचक नेत्रों से युवती की ओर देखा। यह मेरी पत्नी मारिया है, फेडरिको जल्दी से बोला। ओह हेलो, सुनील बोला। मारिया मुस्कुराई। कार्निवल चलाने में लगता है आप अपने पति की पूरी मदद करती हैं। मारिया फिर मुस्कुराई। मारिया, फेडरिको ने बताया, गूंगी है। ओह, सुनील खेदपूर्ण स्वर में बोला। आई एम सॉरी। आपकी पत्नी के साथ तो बड़ा जुल्म किया परमात्मा ने। इतनी खूबसूरत युवती और गूंगी। फेडरिको खामोश रहा, लेकिन उसके चेहरे पर ऐसे भाव प्रकट हुए जैसे उसे उस संदर्भ में अपनी पत्नी का जिक्र पसंद न हो। आपकी पत्नी भी गोवानी है? सुनील फेडरिको से संबोधित हुआ। हाँ, फेडरिको बोला। आप लोग राजनगर कैसे पहुंच गए? तकदीर ले आई, रोजी रोटी का फेर ले आया। कार्निवल का यह तमाम साजो सामान आपका अपना है? नहीं, सब किराए का है। इसी वजह से तो कोई खास कमाई नहीं है। अधिकतर कमाई तो किराया चुकाने में चुक जाती है। आप साजो सामान अपना खरीदने की कोशिश क्यों नहीं करते? कैसे करें? पैसा कहाँ से लाए? मैंने सुना है जब आप सर्कस कलाकार थे तो बहुत पैसा कमाते थे। ठीक सुना है आपने, लेकिन तब मैं बहुत पैसा खर्च भी तो करता था। तब मुझे यह थोड़े ही मालूम था कि मैं लंगड़ा हो जाऊंगा। एकाएक उसका स्वर वितृष्णा से भर उठा। और सर्कस के काबिल नहीं रहूंगा? यानी कि कोई नामा पानी जोड़ा नहीं आपने? नहीं। और पहले मेरी एक बात सुनिए। फरमाइए। मैं यह आपको पहले बता देना चाहता हूँ कि इस इंटरव्यू में मेरी दिलचस्पी केवल इतनी है कि मुझे बताया गया है कि मुझे इंटरव्यू के बदले में 500 रुपये की उजरत मिलेगी। ठीक बताया गया है आपको। वो पैसे कब मिलेंगे मुझे? अभी। सुनील ने अपनी जेब से 500 का एक चेक निकालकर उसे सौंपा। शुक्रिया, फेडरिको भावहीन स्वर में बोला। अर्जुन उससे परे हटकर खड़ा था। अभी तक उसने कोई तस्वीर नहीं खींची थी, लेकिन अपने टेलीलेंस वाले कैमरे के साथ वह इस काम के लिए तैयार था। अब इंटरव्यू आगे बढ़ाएं, सुनील बोला। जरूर, फेडरिको बोला। आप सर्कस कलाकार कैसे बने? कैसे बने क्या मतलब? मतलब यह कि आपको सर्कस कलाकार बनना सूझा कैसे? घर में ही सूझा। मेरा माता पिता भी सर्कस आर्टिस्ट थे। उनकी देखा देखी मैं भी सर्कस आर्टिस्ट बन गया। आपका माता पिता अब भी सर्कस में हैं? नहीं, अब तो वे इस दुनिया में नहीं है। दोनों की एक रेल दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। ओह, आपके और जीवित रिश्तेदार कौन है? उसने मारिया की ओर संकेत किया। बस, उसने सहमति में सिर हिलाया। सर्कस में आप क्या करते थे? ट्रेपिज आर्टिस्ट था। सर्कस के तंबू की छत पर टंगे झूलों पर एक झूले से दूसरे झूले तक हवा में छलांग लगाता था। एक बार चूक हो गई। पहला झूला छोड़ा तो दूसरा हाथ में नहीं आया। मैं गिर गया।
और मेरी टांग टूट गई। लेकिन नीचे तो जाल होता है। उसी की वजह से मरा नहीं, सिर्फ टांग ही टूटी। जाल उस रोज ठीक से बंधा नहीं था। मैं नीचे गिरा तो झटके से एक रस्सी खुल गई। मेरी दाईं टांग। उसने अपनी दाईं टांग आगे फैलाई और उस पर पतलून ऊपर खींच ली। घुटने से उखड़ गई। सुनील ने देखा, उसके घुटने के साथ नकली टांग बंधी हुई थी। इस नकली टांग से आप चल भी लेते हैं? उसने पूछा। हाँ, फेडरिको बोला, गुजारा हो जाता है। थोड़ा बहुत लंगड़ा कर चलता हूँ। कभी कभार बैलेंस बिगड़ जाने पर गिर भी जाता हूँ, लेकिन फिर भी ठीक है। बैसाखी लेकर चलने से तो नकली टांग लगाकर चलना अच्छा है। आपकी आय का यही एकमात्र साधन है? हाँ, लेकिन यह ऐसा काम तो नहीं है जो एक ही जगह चलता रह सके। इसके लिए तो आपको जल्दी जल्दी ठिकाना बदलना होता होगा। शहर शहर भटकना पड़ता है साहब। उसके स्वर में भी कड़वाहट आ गई। जबकि आप ऐसा करना नहीं चाहते। हाँ, लेकिन शहर शहर तो आपको सर्कस में भी भटकना पड़ता रहता होगा। सर्कस की बात और थी। उसमें मैं स्टार था और वहाँ शो करने के अलावा मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होती थी। ऊपर से ढेर सारा पैसा मिलता था। यहाँ तो मेरी हैसियत एक मजदूर जैसी है। आज की तारीख में आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा क्या है? यही कि कहीं से किसी तरह मोटी रकम हासिल हो सके, जिससे मैं कोई ढंग का कारोबार कर सकूं। इस दर दर की ठोकरें खिलाने वाले धंधे से निजात मिल जाए और ज़िंदगी में ठहराव आ जाए। ऐसी मोटी रकम हासिल करने का कोई तरीका है आपकी निगाह में? नहीं है। यही तो रोना है। वह एक क्षण ठिठका और फिर आवेशपूर्ण स्वर में बोला, लेकिन जी तो चाहता है कि किसी साहूकार का गला काटकर यह रकम हासिल कर लूं, किसी रईस का घर लूट लूं, किसी बैंक में डाका डाल दूं, किसी। मारिया ने उसके एक कंधे पर हाथ रखा और हौले से कंधा दबाया। आपकी बीबी बहुत अच्छी है, सुनील बोला, और बहुत सुंदर भी। फेडरिको विस्फरे स्वर में बोला, और बहुत नौजवान भी। लेकिन जो हरामजादा मेरी बीबी की तरफ मेरी आंख भी उठाएगा, मैं उसकी आंख फोड़ दूंगा। मेरा यह मतलब नहीं था। सुनील हड़बड़ाकर बोला। तो फिर क्या मतलब था तुम्हारा? मैं कहना चाहता था कि यह आपका बहुत ख्याल रखती है, यह आपका बहुत ख्याल करती है और आपके सुख दुख की सच्ची साथी है। तुम्हारा कुछ भी मतलब रहा हो, मेरा मतलब वही था जो मैंने कहा। आपके यह ख्यालात तो आए दिन झगड़े फसाद का आलम पैदा कर देते होंगे। आजकल का ज़माना तो ऐसा है कि खूबसूरत चेहरे पर मैली निगाह पड़े बिना रह नहीं सकती। ऊपर से आपकी बीबी गूंगी है। इसके साथ कोई जाति हो जाए तो यह उसे बयान तक नहीं कर पाती होगी। ऊपर से आप अपाहिज हैं। और कोई और बात करो। फेडरिको उसकी बात काटकर उखड़े स्वर में बोला। आपको सर्कस का धंधा छूट जाने का मलाल है? बहुत ज़्यादा। किस वजह से? आप अपाहिज हो गए इसलिए, या आपके हाथों से एक मोटी कमाई का धंधा निकल गया इसलिए? दोनों वजह से। लेकिन सर्कस के खेमे तो आजकल वैसे ही उखड़ रहे हैं। इस कला की आजकल वो पूछ नहीं रही जो कभी थी। फिर इस धंधे का रिश्ता
उम्र से भी होता है। देर सवेर तो आपका यह धंधा उखड़ना ही था। फिर उसके हाथ से निकल जाने का मलाल क्यों? इसलिए क्योंकि वह एकाएक मेरे हाथ से निकल गया। मुझे संभलने का मौका दिए बिना मेरे हाथ से निकल गया। मैं बिना किसी दुर्घटना के तरीके से इस धंधे से रिटायर होता तो मेरी आज जैसी हालत न बनती। लेकिन रोजी रोटी तो आप फिर भी कमा रहे हैं। कमा रहा हूँ, लेकिन बड़ी मुश्किल से, अपनी हिम्मत से, ज़्यादा मेहनत करके, जो कि मैं हमेशा करता नहीं रह सकता। आपके पास अपनी मौजूदा हालात को सुधारने का क्या हल है? मेरा मतलब है। सुनील तनिक उपहासपूर्ण स्वर में बोला, किसी साहूकार का गला काटकर, या किसी रईस का घर लूटकर, या किसी बैंक में डाका डालकर मोटी रकम हासिल करने की कोशिश के अलावा फेडरिको खामोश रहा। उस बात का उसके पास कोई जवाब नहीं था। सुनील ने अर्जुन की ओर देखा। अर्जुन ने संकेत से उसे बताया कि वह पर्याप्त तस्वीरें खींच चुका है। खैर, जाने दीजिए। सुनील फिर फेडरिको की तरफ आकर्षित हुआ। अब एक आखिरी बात बताइए। फेडरिको ने प्रश्नसूचक नेत्रों से उसकी तरफ देखा। क्या आपको जोरो के नाम से भी जाना जाता है? हाँ, वह बोला। मेरा पूरा नाम जान जोरो माइलो फेडरिको है। सर्कस में मुझे जोरो के नाम से ही बेहतर जाना जाता था। आजकल आपको इस नाम से कौन पुकारता है? कोई भी नहीं। आई सी। लेकिन आपको मेरा यह नाम कैसे मालूम हुआ? नाम मुझे मालूम नहीं था। मैंने सिर्फ अंदाज़ा लगाया था कि शायद आपका यह नाम भी हो। लेकिन फिर भी आपको यह नाम सूझा कैसे? आज जब मैं आपसे इंटरव्यू लेने के लिए अपने अखबार के दफ्तर से रवाना हुआ था तो इमारत की बगल की एक अंधेरी गली में मुझे दो आदमियों ने घेर लिया था। उन्होंने कहा था कि मैं जोरो को उसका यह संदेश दे दूं कि जोरो उनके खिलाफ जाने की कोशिश न करे, और यह कि वे लोग जोरो पर निगाह रखे हुए हैं, और अगर जोरो ने उसके माल पर दांत गड़ाने की कोशिश की तो उसकी खैर नहीं। फिर उन्होंने मुझ पर 2-3 हाथ जमाए थे और वहाँ से खिसक गए थे। ओह, इस संदेशे से आप कुछ समझे? मैं तो कुछ भी नहीं समझा। आपकी निगाह में इस संदेश का कतई कोई मतलब नहीं? ना, नहीं। लेकिन मैं आप ही से मिलने आ रहा था, जबकि यह संदेशा मुझे दिया गया और आप कहते हैं कि आप जोरो के नाम से भी जाने जाते हैं। जाना जाता था, एक ही बात है। यह संदेशा मेरी समझ से बाहर है। आज की तारीख में आपको ऐसे किन्हीं लोगों से खिलाफत है जो आपको जोरो के नाम से जानते होंगे? नहीं, और न ही किसी के माल पर दांत गड़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। आई सी। मेरे ख्याल से वे लोग किसी और के धोखे में आप पर हाथ डाल बैठे थे। हो सकता है। फेडरिको खामोश रहा। कोई और बात जो आप हमें अपने बारे में बताना चाहते हो? फेडरिको ने इनकार में सिर हिलाया। शुक्रिया। सुनील उठता हुआ बोला। कल के ब्लास्ट में आप अपनी अपनी खूबसूरत पत्नी और अपने कार्निवाल की तस्वीरों के साथ अपना आज का यह इंटरव्यू छपा देखेंगे। वह बड़े अर्थहीन ढंग से मुस्कुराया। सुनील ने उससे हाथ मिलाया, मारिया का अभिवादन किया और अर्जुन के साथ
स्टॉल से बाहर निकल गया। अर्जुन ने शॉपिंग सेंटर और कार्निवाल के 2 लॉन्ग शॉट और लिए। कल तुमने यहाँ फिर आना है, सुनील बोला। किस लिए? अर्जुन ने पूछा। शॉपिंग सेंटर के उद्घाटन की तस्वीर खींचने के लिए। सुना है कोई नेताजी उद्घाटन करने आने वाले हैं। ठीक है। दोनों कार में सवार हुए और वहां से रवाना हो गए। जान जोरो गाइलो फेडरिको सोकर उठा। उसने एक अनुराग भरी निगाह पलंग पर अपने पहलू में सोई अपनी गुड़िया सी खूबसूरत बीवी पर डाली और फिर उठकर बैठ गया। वह धीरे से पलंग के नीचे उतरा और अपनी एक सलामत टांग पर फुदकता हुआ बाथरूम की ओर बढ़ा। उसकी नकली टांग पलंग के समीप दीवार के सहारे टिकी रखी थी। नित्य क्रम से निवृत्त होकर उसने अपनी टांग अपने घुटने के ठूंठ से बांधी और ऊपर से कपड़े पहन लिए। वह हमेशा ऐसा ही करता था। वह अपनी पत्नी से बहुत पहले सोकर उठता था और नहा धोकर अपनी नकली टांग लगाकर कपड़े पहन लेता था। वह नहीं चाहता था कि मारिया उसकी कटी हुई टांग देखे और उसे बार बार यह एहसास हो कि वह एक लंगड़े की बीवी थी। कपड़े पहनकर वह जब दोबारा बेडरूम में गया तो उसने देखा मारिया पलंग पर नहीं थी। किचन में से आती आहट से वह समझ गया कि वह चाय बना रही थी। वह बाहरी कमरे में जा बैठा और सोचने लगा। मुगल बाग आज उसे जल्दी पहुंचना चाहिए था। मिनीएचर रेलगाड़ी का इंजन थोड़ा तंग कर रहा था। पता नहीं पेड्रो ने उसे अभी तक ठीक किया था या नहीं। पहले ही दिन बच्चों की रेल न चलने पर शॉपिंग सेंटर वाले नाराज हो सकते थे और ये भी हो सकता था कि वे उसकी उजरत में से कुछ पैसे काट लेते। फिर उसे चिंता होने लगी कि इंजन की मरम्मत कहीं ज़्यादा खर्चे का काम न निकल आए। कार्निवाल का सामान किराए का था, लेकिन तोड़फोड़ की सारी जिम्मेदारी उसकी थी। और पैसे की हालत उन दिनों इतनी खस्ता थी कि वह पहले ही बिना मारिया को बताए किसी से 500 रुपये उधार लेकर खर्च कर चुका था। ब्लास्ट के सुनील नाम के उस रिपोर्टर से 500 रुपये का चेक मिला था। उसने वह तरह से उसकी मौजूदा अर्थव्यवस्था में जान फूंक दी थी। लेकिन उस चेतावनी का क्या मतलब था जो किन्हीं 2 आदमियों ने सुनील के माध्यम से जोरो को दी थी? क्या वह चेतावनी उसी के लिए थी? ऐसा कैसे हो सकता है? वह तो किसी के खिलाफ जाने की कोशिश नहीं कर रहा था। वह तो किसी के माल पर दांत गड़ाने की कोशिश नहीं कर रहा था। और क्या वाइक उस पर निगाह रखी जा रही थी? उसे तो ऐसा कभी नहीं लगा था कि कोई उसकी निगरानी कर रहा था, या शायद इस बात की तरफ कभी उसकी तवज्जो नहीं गई थी। एक बात और भी थी, अपने सर्कस के साथियों के अलावा उसे जोरो के नाम से कभी किसी ने नहीं पुकारा था और पिछले 2-3 साल से उसे उसकी सर्कस का कोई साथी नहीं टकराया था। तो भी उसका वह नाम जानने वाले वे 2 बदमाश कौन थे? और अगर वह धमकी उसी के लिए थी तो वह सीधे उसे क्यों नहीं दी गई? उसके लिए सुनील को क्यों माध्यम बनाया गया था? शायद वे बदमाश उसके पास इसलिए नहीं आना चाहते थे क्योंकि उन्हें पहचान लिए जाने का भी खतरा था। पता नहीं क्या गोरख धंधा था। वह झुंझलाकर बुदबुदाया।
तभी मारिया चाय ले आई। मारिया से उसकी आर्थिक स्थिति छुपी हुई नहीं थी। वह खूब जानती थी कि पैसे के मामले में उसका पति भारी जद्दोजहद के दौर से गुजर रहा था। इसलिए वह हमेशा उसकी हिम्मत बढ़ाने की कोशिश करती थी। गूंगी होने की वजह से वह जुबानी तो कुछ कह नहीं सकती थी। उस बात की कमी को वह अपने पति को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार, ज़्यादा से ज़्यादा सुख देकर पूरा करने की कोशिश करती थी। धर्मपुर के उस 2 कमरों के पोषण में वे पिछले 6 महीनों से रह रहे थे। राजनगर उसके पति को अच्छा भी लगा था और वह जानती थी कि उसके पति की यह दिली इच्छा है कि कोई ऐसा साधन निकल आए जिससे अब उन्हें यहाँ शहर न छोड़ना पड़े। लेकिन ऐसा कोई साधन दिखाई तो नहीं दे रहा था। वह अपने पति के साथ सटकर बैठ गई। दोनों चाय पीने लगे। चाय समाप्त करके मारिया बाथरूम में चली गई। 15-20 मिनट बाद जब वह वहाँ से बाहर निकली तो वह निहायत खूबसूरत, कमसीन और तरोताज़ा लग रही थी। उसने अपने खूबसूरत लंबे बाल पोनीटेल की सूरत में पीछे बांधे हुए थे और चेहरे पर हल्का सा मेकअप लगाया हुआ था। पोशाक के नाम पर वह एक सादा सी स्कर्ट और ब्लाउज पहने थी जो कि उसके छरहरे बदन पर खूब फब रहे थे। उसे तैयार देखकर फेडरिको उठ खड़ा हुआ। दोनों फ्लैट से बाहर निकले। नीचे के एक रेस्टोरेंट से उन्होंने अंडों और डबल रोटी का ब्रेकफास्ट किया और फिर एक बस पर सवार होकर मुगल बाग की तरफ रवाना हो गए। मुगल बाग में शॉपिंग सेंटर पर अभी से खूब रौनक थी। शॉपिंग सेंटर वालों की ओर से आमंत्रित लोग सपरिवार वहां पहुंचने लगे थे। बच्चे विशेष रूप से कार्निवाल के गिर्द भीड़ लगाए हुए थे। शॉपिंग सेंटर की इमारत के समीप ट्रकों और टेम्पुओं की भीड़ बता रही थी। भीतर की कई दुकानों का सामान अभी भी वहां पहुंच रहा था। लोगों की व्यवस्थापूर्ण आवाजाही की वजह से वहां खूब रौनक लग रही थी। उसने सुना था कि दोपहर को किसी समय किसी मिनिस्टर ने यहाँ आकर शॉपिंग सेंटर का विधिवत उद्घाटन करना था। हल्का सा लंगड़ाकर चलता हुआ फेडरिको मारिया के साथ अपने कार्निवल की दिशा में बढ़ा। तभी एक और खड़े एक टेम्पो ड्राइवर ने मारिया को देखकर सीटी बजाई। फेडरिको का जी चाहा कि अभी जाकर उस हरामजादे का सिर फोड़ दे, लेकिन मारिया उसके मन के भाव को पहले ही समझ गई थी। उसने मजबूती से अपने पति की बाह थाम ली और उसे लेकर आगे बढ़ चली। वह समझती थी कि उसका पति ऐसी बातों से आग बबूला हो उठता था, लेकिन अगर उसको देखकर सीटी बजाने वाले हर आदमी से उसका पति लड़ने बैठ जाता तो वह उम्र भर लड़ता ही रहता। उस रोज कार्निवाल में कोल्ड ड्रिंक समेत हर चीज़ फ्री थी। शॉपिंग सेंटर वालों ने बच्चों की रेल, जॉइंट व्हील और मेरी गो राउंड के लिए पब्लिक में फ्री कूपन बांटे थे। वे कूपन जितने फेडरिको के पास पहुंचते उनके बराबर की उतनी रकम शाम को शॉपिंग सेंटर वालों से उसे मिलनी थी। कोल्ड ड्रिंक के स्टॉल पर ताज़े पाइनएप्पल जूस के निःशुल्क वितरण का इंतजाम भी उन्हीं लोगों ने किया था। वे कोल्ड ड्रिंक स्टॉल पर पहुँचे। मारिया ने उस मशीन को चालू कर दिया जिसके ऊपर एक शीशे का बहुत बड़ा ग्लोब लगा हुआ था। उस ग्लोब के भीतर फव्वारे की तरह पाइनएप्पल जूस चलता था।
जबकि नीचे लगी एक टूटी में से बाहर निकाला जा सकता था। फिर वह नीचे शेल्फ में से गिलास निकाल निकाल कर काउंटर पर रखने लगी। तभी एक लगभग 5 साल की गुड़िया सी खूबसूरत लड़की वहाँ पहुँची। वह घाघरा चोली पहने थी और माथे पर लगे चंदन के टीके और केश विन्यास से मद्रासी लग रही थी। आंटी आ गई, वह बोली। आंटी आ गई, हमें शरबत दोगी? तभी कई और बच्चे भी वहाँ इकट्ठे हो गए। कैसी सुंदर बच्ची है, फेडरिको अनुरागपूर्ण स्वर में बोला। किसी दिन ऐसा ही एक सुंदर बच्चा हमारा भी होगा। मारिया मुस्कुराई। उसने अपने एक हाथ की 5 और दूसरे हाथ की 2 उंगलियां अपने पति के सामने कर दी। 7 बच्चे, फेडरिको नेत्र फैलाकर बोला। शांता मारिया, तुम 7 बच्चे चाहती हो? मारिया हंसी। उसने इनकार में सिर हिलाया। हाँ, यह बात हुई ना, मैं तो डर गया था। मारिया ने उसे इशारे से फिर कुछ समझाना चाहा, लेकिन फेडरिको के पल्ले कुछ न पड़ा। फिर मारिया ने भी कोशिश छोड़ दी। फिर वह मारिया को स्टॉल पर छोड़कर वहाँ से हट गया। वह बच्चों की रेलगाड़ी के पास पहुँचा। वहाँ रेलगाड़ी के ही नाव के छोटे से प्लेटफॉर्म पर पेड्रो खड़ा था। वह बूढ़ा आदमी था और उसके सर्कस के दिनों का साथी था। अभी आए हो? फेडरिको तनिक कठोर स्वर में बोला। हाँ, पेड्रो बोला। मैंने तुम्हें कहा था सुबह जल्दी आना और आकर इंजन ठीक करना। इंजन में रात को ठीक करके गया था बेटा। रात को? हाँ, मैं 2:30 बजे तक यहीं था। जॉइंट व्हील में भी थोड़ा सा नुक्स था, मैंने वह भी ठीक कर दिया है। और मेरी गो राउंड, वह तो पहले से ही ठीक था, फिर भी मैंने चलाकर तसल्ली कर ली है। ओह, फेडरिको शर्मिंदगी भरे स्वर में बोला। वह महसूस कर रहा था कि उसने वृद्ध पेट्रो से कठोरता से पेश नहीं आना चाहिए था। इंजन कैसे ठीक हुआ? मिस्त्री बुलाया था? नहीं, मैंने ही ठीक कर लिया था। तुमने ठीक कर लिया था? कैसे? तुक्का लग गया। लेकिन रात के 2:30 बजे तक काम भी तो करना पड़ा तुम्हें। पेड्रो, उसकी चिंता मत करना। मैं बुढ़ा आदमी हूँ, मुझे नींद वैसे ही कम आती है। वह एक क्षण ठिठका और फिर बोला। गाड़ी के साथ कुछ गुब्बारे फुलाकर बांध दो। अपनी रिंग मास्टर वाली पोशाक पहन लो, बच्चे खुश होंगे। और तुम जॉइंट व्हील संभालो, गाड़ी तरुण चलाएगा। ठीक है। वो है कहाँ? अभी तो आया नहीं वो। बहुत लापरवाह लड़का है वो, पता नहीं आएगा या नहीं। नहीं भी आएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब गाड़ी भी मैं संभाल लूँगा। नहीं, तब तुम मेरी को राउंड संभालना, गाड़ी में संभाल लूँगा, जैसे तुम ठीक समझो। तरुण नागिया एक लगभग 24 साल का नौजवान था, जिसे फेडरिको ने कुछ ही दिन पहले रखा था, लेकिन अभी तक तरुण पर विश्वास नहीं बैठ पाया था। पेड्रो जॉइंट व्हील की तरफ बढ़ चला, इंजन को खुद चलाकर देखने की नीयत से। वह इंजन पर चढ़ गया। उसने डीजल का इंजन चालू किया और उसकी सीटी बजाने वाली डोरी खींची। सीटी बजने की देर थी कि प्लेटफॉर्म पर बच्चों का जमघट लग गया। पहले तो उसने बच्चों को भगा देने का ख्याल किया, लेकिन फिर उसने इरादा बदल दिया। अच्छा था, इसी बहाने मालूम भी हो जाता इंजन ठीक था या नहीं। उसने बच्चों से रेल की सवारी के कूपन इकट्ठे किए
और उन्हें रेलगाड़ी के खिलौने जैसे नन्हे नन्हे डिब्बों में चढ़ा दिया। फिर वह स्वयं भी इंजन पर सवार हुआ। उसने इंजन चालू किया। गाड़ी धीरे धीरे चलने लगी। बच्चे खुशी से किलकारियां मारने लगे। रेलगाड़ी जब कोल्ड ड्रिंक के स्टॉल के सामने से गुजरी तो मारिया ने उसकी तरफ हाथ हिलाया। फेडरिको ने भी हाथ हिलाया और सोचने लगा, मारिया ने उसे 7 उंगलियां क्यों दिखाई थी? 7 बच्चों की इच्छा करते क्या उसने यह सोचा था कि इतने पेट वे कैसे भरेंगे? जब उसने रेलगाड़ी वापस प्लेटफॉर्म पर लाकर खड़ी की तो पाया कि 9:45 बज चुके थे। वह इंजन में से उतरा और मारिया के पास पहुंचा। उसने मारिया से वह हैंडबैग हासिल किया जिसमें जोकर का लिबास था और बैंक की बगल में मौजूद रेस्टोरेंट के क्लॉक रूम में जा घुसा। बैग में से जोकर के मेकअप का सामान निकाला और शीशे के सामने खड़ा होकर बड़ी सावधानी से अपने चेहरे को सर्कस के परंपरागत जोकर के चेहरे में परिवर्तित करने लगा। उसने अपने सारे चेहरे पर सफ़ेद रंग मला, लाल रंग के होठ के और उसके आसपास के बाग को इस प्रकार रंगा कि होठ आकार से बड़े बड़े लगने लगे। माथे पर लाल रंग मला। अंत में उसने अपने रंगे हुए गालों पर आंसू की एक एक बूंद लगाई और फिर जोकर की पोशाक पहन ली। जोकर का मेकअप करते समय वह हमेशा एक उदास जोकर बनने की कोशिश करता था। पता नहीं क्यों उसे खुद जोकर बनना पसंद नहीं था। फिर अपने उतरे हुए कपड़े बैग में भरकर बाहर निकला। बाहर तब तक खूब भीड़ हो गई थी। उसे देखते ही शोर मचाते, किलकारियां मारते बच्चे उसके पीछे लग गए। उसकी हल्की सी लंगड़ाहट भरी चाल के साथ वह उनके आगे चलता रहा। बच्चों को उस प्रकार का मनोरंजन करना भी शॉपिंग सेंटर वालों के साथ हुए उसके अनुबंध का एक हिस्सा था। उसने दूर से देखा, मेरी गो राउंड के घोड़ों पर और जॉइंट व्हील की पालकियों पर बच्चे चढ़े हुए थे और रिंग मास्टर की पोशाक पहने पेड्रो दोनों को चला रहा था। प्रत्यक्षः तरुण तब तक भी वहां नहीं पहुंचा था। तभी उसे अपने पीछे से एक कार का हॉर्न सुनाई दिया। बच्चों की सुरक्षा के ख्याल से आतंकित वह एकदम वापस घूमा। अपने पीछे मौजूद बच्चों को वह जल्दी से कार के रास्ते से परे हटा देना चाहता था, लेकिन हड़बड़ाहट में वह इतनी जल्दी घूमा कि उसकी नकली टांग घुटने के पास से बड़े अप्राकृतिक ढंग से सामने को मुड़ गई। उसका संतुलन बिगड़ गया और वह मुंह के बल नीचे गिरा। उसने घूमकर देखा तो पाया कि उसके पीछे रास्ते पर बैंक की बख्तरबंद गाड़ी मौजूद थी। वह गाड़ी शॉपिंग सेंटर में बने बैंक को रुपए का आदान प्रदान करने वहां आती थी। उस रोज वह बैंक की नई चालू हुई ब्रांच में रुपया छोड़ने आई मालूम होती थी। फेडरिको उस बख्तरबंद गाड़ी को और उसके स्टाफ को खूब जानता पहचानता था। गाड़ी का ड्राइवर मोहर सिंह नाम का एक उदेड़ावस्था का साधारणतया खुश मिजाज और नेक नीयत आदमी था, लेकिन उसके दोनों गार्ड उसे कभी पसंद नहीं आए थे। वे दोनों रमेश और उमेश सक्सेना नाम के सगे भाई थे, जिनमें से छोटा भाई उमेश सक्सेना तो एक नंबर का हरामजादा था। किसी ताजे ताजे हुए नौजवान वाली ढिठाई और दुष्टता उनमें से साफ झलकती थी। ऊपर से पुलिसिया वाली वर्दी पहनता था और कमर में रिवॉल्वर बांधकर रखता था।
जिसकी वजह से वह और अकड़फूट दिखाता था। उसका बड़ा भाई रमेश उसको कोई तहजीब सिखाने के स्थान पर खुश होता था कि उसका छोटा भाई कितना हैकड़ और रोबीला था। पिछले हफ्ते तक फेडरिको का वह कार्निवल बैंक के लिंक रोड पर स्थित हेड ऑफिस की बगल में लगा हुआ था। पिछले हफ्ते उमेश ने कार्निवल में आकर न केवल मारिया को छेड़ा था बल्कि उसके साथ बेहूदी शरारत भी की थी। उसने मारिया के स्टॉल पर जाकर उससे पाइनएप्पल जूस हासिल किया था और फिर काउंटर पर से आगे को झुककर उसने मारिया के एक गाल पर चिकोटी काट ली थी। मारिया की चीख सुनकर जब तक फेडरिको वहां पहुंचा था तब तक उमेश सक्सेना मारिया के पास से परे हट चुका था। बेचारी गूंगी मारिया बड़ी कठिनाई से फेडरिको को समझा पाई थी कि उमेश ने क्या किया था। फेडरिको का खून खोल उठा था। वह बड़े कहर भरे अंदाज में उमेश पर झपटा था, लेकिन लोगों ने बीच बचाव कर दिया था। फेडरिको तब उमेश पर हाथ तो नहीं डाल सका था, लेकिन उन सबके सामने चेतावनी दी थी कि अगर फिर कभी उसने मारिया के साथ कोई बेहूदी हरकत करने की कोशिश की तो उसे जान से मार डालेगा। मोहर सिंह ने ड्राइवर के केबिन की खिड़की से बाहर झाँका और खेदपूर्ण स्वर में बोला, इतनी जोर का हॉर्न मैंने नहीं बजाया था। गोवानी यह छोकरा शरारत से बाज नहीं आता। दूसरे ने खामखा यूं हॉर्न बजा दिया। फेडरिको ने देखा मोहर सिंह की बगल में बैठा उमेश बंदर की तरह दांत निकालकर हंस रहा था। उसने केबिन की अपनी तरफ वाली खिड़की से सिर बाहर निकाला और चिल्लाकर बोला, अबे लंगड़े, अब उठ तो सही, रास्ता तो छोड़। उमेश, मोहर सिंह झिड़की भरे स्वर में बोला। देख लेना चाचा, उमेश बोला, आज मैं इसकी बीबी के दूसरे गाल पर भी चिकोटी काट कर ही जाऊंगा। उमेश, मोहर सिंह पहले से ज़्यादा झिड़की भरे स्वर में बोला। बकवास बंद कर। अच्छा बाबा, उमेश मूर्खतापूर्ण स्वर में बोला, बकवास नहीं करता, लेकिन इसकी बीबी के साथ तो ज़रूर करूँगा जो मैंने अभी करने के लिए कहा है। तुम नहीं मानोगे। अच्छा अच्छा, तुम गाड़ी आगे बढ़ाओ। मोहर सिंह बख्तरबंद गाड़ी को रास्ते पर गिर पड़े फेडरिको की बगल से गुजारकर ले गया। फेडरिको खून का घूंट पीकर रह गया था। फिर उसने अपनी नकली टांग टटोली तो पाया कि जो फीते उसे उसकी जान के साथ बांधते थे वे ढीले पड़ गए थे। वह उन्हें खोलकर उन्हें कसकर बांधने की कोशिश करने लगा। तभी उसने अनुभव किया कि एक नन्हा सा हाथ उसकी जोकर की पोशाक को खींच रहा था। उसने सिर उठाया। उसने देखा घाघरा चोली वाली वही छोटी सी बच्ची उसके सामने खड़ी थी जिसने मारिया को आंटी कहकर पुकारा था। जोकर अंकल के शरीर को चोट लगी है, वह मीठे स्वर में बोली। शरीर को नहीं बेटा, फेडरिको भराए स्वर में बोला, स्वाभिमान को चोट लगी है। आंसू वाले जोकर अंकल। तब तक फेडरिको अपनी नकली टांग फिर मजबूती से बांध चुका था। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? जय ललिता, बच्ची बोली। जय ललिता अयंगर। जाओ जाकर खेलो। जय ललिता। अच्छा आंसू वाले जोकर अंकल। बच्ची वहाँ से भाग गई। फेडरिको लंगड़ाता हुआ आगे बढ़ा और दांत पीसता हुआ बोला, मैं हरामजादे का खून कर दूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा उसे। तब तक शॉपिंग सेंटर पर भी भीड़ हो गई थी। पहले हासिल होने वाले
डिस्काउंट के इच्छुक हर उम्र के खरीदार वहां पहुंच चुके थे और अभी और पहुंच रहे थे। बैंक की बख्तरबंद गाड़ी, जिसको साधारणतया बैंक के दरवाजे के एकदम सामने खड़ा करने का दस्तूर होता था, आज वहाँ भी बेतहाशा भीड़ की वजह से बैंक के दरवाजे तक नहीं पहुँच पाई थी। वह धीरे धीरे गोल घूमते मेरी गो राउंड और कोल्ड ड्रिंक की स्टॉल के बीच में खड़ी थी। उसके देखते देखते मोहर सिंह और उमेश सक्सेना गाड़ी के ड्राइविंग केबिन के अपनी अपनी तरफ के दरवाजे खोलकर बाहर निकले। दोनों के हाथ अपनी पेटियों के साथ बंधे होलिस्टरों पे रखे रिवॉल्वर पर थे। दोनों बख्तरबंद गाड़ी के पुष्टभाग में पहुँचे। मोहर सिंह ने पिछले दरवाजे पर दस्तक दी। पिछले दरवाजे के दोनों पट फौरन खुले और दरवाजे पर रमेश सक्सेना प्रकट हुआ। उसके दोनों हाथों में कैनवस के दो बड़े बड़े झोले थे। उमेश ने अपने बड़े भाई के हाथ से दोनों झोले ले लिए। रमेश ने दरवाज़ा भी बंद कर लिया। रमेश झोले उठाए बैंक की तरफ बढ़ा। मोहर सिंह रिवॉल्वर की मूठ पर हाथ रखे उसके साथ चलने लगा। फेडरिको कोल्ड ड्रिंक्स के स्टॉल के पिछवाड़े में बने एक छोटे से कैबिन में पहुंचा। वहां उसने अपने कंधे पर लटका बैग एक और रख दिया और फिर एक कोने में पड़े लकड़ी के एक संदूक का ताला खोला। संदूक में से उसने एक रिवॉल्वर निकाली और उसे अपनी जोकर की पोशाक की जेब में रख दी। आज की कहानी बस यहीं तक। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। अगर आपको यह नावल पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल।